नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर में। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं ग्राम सचिव से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड। तो देखते हैं ये पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो प्राचीन टाइम से ही चली आने वाली एक व्यवस्था है जो ग्रामीण स्तर के ऊपर न्याय का और सामाजिक कार्यों का विकेंद्रीकरण करती है। तो इसके अंदर क्या है, प्राचीन रूपरेखा अगर हम इसकी देखते हैं तो ये जो प्रबंधन है पंचायती राज का, ये लगभग प्राचीन काल में जो एक चोल वंश हुआ था उसके शासकों ने सबसे पहले इसको अपनाया था। यानी इनका जो शासन एरिया था, जो क्षेत्र था, उसके अंदर जो गांव थे उनके ऊपर एक राज ये चलाया करते थे जिसको हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते थे, लेकिन आज हम उसको पंचायती राज के बारे में पंचायती राज के नाम से जानते हैं। मध्यकाल के अंदर कोई ज़्यादा खास विशेष इसके अंदर बदलाव देखने को नहीं मिला। ये जो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय राज व्यवस्था जो थी वो इस टाइम इसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मुग़ल काल के जो लोग थे, उन्होंने इतना इनके ऊपर जोर जो है वो नहीं दिया। फिर आते हैं हम ब्रिटिश काल की तरफ। तो ब्रिटिश काल में एक लॉर्ड रिपल नाम के आदमी हुए। उन्होंने 1882 में मद्रास के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का जो एक प्रयास जो है किया था। तो ब्रिटिश काल के अंदर भी एक झलक मिलती है हमें स्थानीय स्वशासन की, पंचायती राज व्यवस्था की। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लिखा गया, तो उस टाइम महात्मा गांधी और उनके सहयोगी थे दादा भाई नारोजी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का जो महत्व है उसको प्रमुखता से संविधान में जगह देने के लिए अपने मत जो है वो रखे, लेकिन B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वो पंचायती राज व्यवस्था के और इस प्रकार के चुनाव के विरुद्ध थे। तो इन लोगों की जो इच्छा शक्ति थी उसको देखते हुए पंचायती राज को हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 40 के अंदर जगह दी गई। और 40 जो कि हमें पता है कि नीति निर्देशक तत्वों में आता है, तो ये बाध्यकारी नहीं है, इसको हम न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। आगे पढ़ते हैं हम पंचायती राज का विकास, किस तरह से इनका विकास होता है। तो पंचायती राज के विकास के लिए कुछ कमेटियां बनाई गई कि किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था हो, 2 सदन की हो, 3 सत्र की हो, 4 सत्र की हो, 5 सत्र की हो। तो सत्र के हिसाब से और उनको क्या क्या कार्य हैं वो दिए जाएं, किस प्रकार के वो अपने अधिकार जो है वो लोगों के ऊपर रखे और लोगों के अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए अलग अलग समितियां बनी थी। उन समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो उन समितियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये पंचायती राज जो था उसके विकास के नाम से पढ़ेंगे हम पंचायत के विकास में। तो सबसे पहली जो कमेटी है वो बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो 1957 के अंदर बनी थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि जो पंचायती राज की पद्धति है उसमें 3 सत्र होने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था की जो पद्धति है उसके अंदर कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए। वो स्तर कौन से हैं? गांव लेवल पे जो स्तर होगा उसको ग्राम स्तर बोलेंगे, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक स्तर बोलेंगे, और जिला स्तर यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर होने चाहिए। इसकी इन्होंने वकालत की थी। लेकिन इसके बाद एक दूसरी समिति आती है, अशोक मेहता समिति। ये पहली समिति की लगभग 20 साल बाद 1977 में आई थी। जनता पार्टी की सरकार थी इस टाइम। तो इन्होंने अशोक मेहता समिति जो है, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की वकालत की और इसके अंदर जो ब्लॉक स्तर है इसको हटाने की मांग की और इसकी जगह सिर्फ गांव यानी मंडल, इन्होंने बोला मंडल स्तर पर और जिला स्तर के ऊपर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का इन्होंने विचार जो है रखा। और साथ के साथ इन्होंने कहा कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग रखा जाना चाहिए, यानी न्यायिक प्रक्रिया जो भी है वो पंचायती सिस्टम को, पद्धति को नहीं देनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और इसमें है कि आरक्षण, जो SC ST है या फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात की गई है, वो भी इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था पद्धति के अंदर भी ये आरक्षण की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम तीसरी, GV.K. राव समिति, इसको राव समिति के नाम से जानते हैं। 1985 के अंदर आई थी ये समिति और ये समिति जो कहती है कि पंचायती राज
की जो पद्धति है उसमें जो ग्राम पंचायत बनेगी, ब्लॉक पंचायत बनेगी, जिला परिषद बनेगा, तो उनके पास कुछ पावर होनी चाहिए, कुछ शक्तियां होनी चाहिए, जिससे केंद्र की जो शक्तियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनका विकेंद्रीकरण हो सके, सभी लोगों को योजनाओं का पता चले, पंचायत जो है वो उन योजनाओं को लागू करने के लिए अपना बरकस प्रयास जो है वो कर सके। तो इस समिति ने कहा विकेंद्रीकरण का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। फिर इसके बाद आई थी एक LM सिंघवी समिति, ये 1986 में आई थी। तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम लोकतांत्रिक विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के अध्यक्ष जो है वो LM सिंघवी को बनाया गया, इसलिए इसको LM सिंघवी समिति के नाम से जानते हैं। तो इस समिति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स है जो हमें याद रखने, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो है कि पंचायती राज पद्धति को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जब तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तो इसको लोग जो है हल्के में लेंगे, तो इसका एक अलग स्थान हो, एक पहचान हो, इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पंचायती राज पद्धति को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ये इस समिति ने प्रस्ताव रखा था। साथ के साथ इन्होंने कहा कि न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। कौन सी पंचायतों की? न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, यानी पंचायत जो है उनके धन संबंधी जो व्यय हैं उनकी पूर्ति वो कहाँ से करेगी, इसलिए उनको आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध करवाने के लिए इस समिति ने प्रस्ताव रखा। न्यायिक अधिकारों की स्थापना, यानी जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है या फिर जिला परिषद है, इनके जो न्याय की व्यवस्था है ना, वो कौन सा न्याय कर सकते हैं, अगर उनमें कोई उलझन पैदा हो जाती है तो वो किस न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वो सही किए जाएंगे, उनके झगड़ों का या उनके जो उलझने हैं उनका निपटारा करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी या अधिकारों की स्थापना भी होनी चाहिए। फिर है 5वीं गॉडगिल समिति, 1988 में आई थी ये गॉडगिल समिति, और इसमें भी कुछ खास नहीं कहा गया था। इसमें भी विशेषकर उसी जो सिंघवी समिति है उसी से रिलेटेड है ये। इन्होंने संवैधानिक दर्जा की बात की और इन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और पंचायत को करों के अंदर छूट का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये सब किसने, कौन सी समिति के अंदर आता है? LM सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसके अंदर लोकतांत्रिक विकास के लिए पंचायती राज पद्धति के अंदर क्या क्या बदलाव किए जाएं, इसके लिए एक समिति बनी थी, उसको बोलते हैं LM सिंघवी समिति, 1986 में बनी थी। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। गॉडगिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो इन सब को देखते हुए बीच में 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, राज्य है, जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले नागौर में, कहाँ? नागौर में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले इसने अपनाया था। कब अपनाया था इसको? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। राजस्थान के बाद दूसरा जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फिर धीरे धीरे करके लगभग सारे भारत में ये पद्धति जो है वो फैल गई। फिर इन सब समितियों के जो सुझाव थे उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। पीछे वाले वीडियो में बाय मिस्टेक ये 94 हो गया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें एक संविधान के अंदर संशोधन किया गया और इसमें पंचायती राज पद्धति को संवैधानिक दर्जा मिला, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। और हमारे संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से लेकर 243O यानी कुल 16 अनुच्छेद में इनका वर्णन मिलता है। और भारतीय संविधान के अंदर ये जब संविधान सभा बनी थी उसमें अनुच्छेद 40 में इसको रखा गया था, पंचायती राज व्यवस्था को। 40 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप आती है, तो इसीलिए इस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए कोई भी राज्य जो है वो बाध्य नहीं है। जब राज्य सक्षम हो जाएगा इनको अपनाने के लिए तो वो अपना सकता है। तो ये व्यवस्था जो है वो की गई। फिर सीटों का आरक्षण,
तो इस संशोधन में कहा गया कि 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, लेकिन बाद में क्योंकि ये राज्य का मैटर था तो राज्य अपनी मर्जी से इस आरक्षण को बढ़ा या घटा सकता है। कई हिंदुस्तान के अंदर ऐसे स्टेट भी है जहाँ पर महिलाओं के लिए 50% तक का आरक्षण देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, तो इसको घटा बढ़ा सकता है। एससी और एसटी का जो आरक्षण होगा वो डिपेंड करेगा वहाँ की अनुसूचित जाति यानी जनजाति की जो जनसंख्या है उनके ऊपर निर्भर करेगा कि उनको आरक्षण किस हिसाब से देना चाहिए। फिर आते हैं हम कार्यकाल के ऊपर। पंचायती राज व्यवस्था का जो पद्धति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगर कोई विघटन की स्थिति आ जाती है कि हमें ग्राम पंचायत को भंग करना है या कोई सरपंच पंच ये निलंबित हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव कराने का जो प्रावधान है वो इसमें रखा गया। एक विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा ही करवाए जाएंगे। बाकी के जो हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग द्वारा, सेंटर द्वारा करवाए जाते हैं, लेकिन पंचायत के जो चुनाव है राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। कार्य में शक्ति, तो सभी इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कुल मिला के 29 कार्यों को वरीयता दी गई है। वित्त यानी जो ग्राम पंचायत है वो धन इकट्ठा करने के लिए कर लगा सकती है, चुंगी लगा सकती है और शुल्क को इकट्ठा करने का इसको अधिकार दिया गया। वित्त आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य का राज्यपाल हर 5 वर्ष के पश्चात पंचायत की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करता है, उसको वित्त आयोग बोलते हैं, राज्य का वित्त आयोग। राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद ग्राम पंचायतें जो हैं उनके जो वित्तीय घाटे या मुनाफे जो भी स्थिति है उनके बारे में वो अपनी समीक्षा जो है वो रखते हैं। फिर आते हैं कि 29 कार्य कौन कौन से हैं। 29 कार्य जो है इसके अंदर कौन कौन से हैं वो देखिए। तो ये जो 29 कार्य से पहले देखिए थोड़ा, ये संविधान के अंदर संशोधन है वो कब किया गया, 1992 में किया गया और 24 अप्रैल 1993 को ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू कर दिया गया। तो 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कौन से दिवस के रूप में? पंचायती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 29 कार्य को पढ़ते हैं, देखिए आगे। 29 कार्य में पहला है कृषि से संबंधित भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन कैसा है, लघु वनस्पति वन लगा सकते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जैसे खादी का निर्माण कर सकते हैं, ग्रामीण विकास, पीने का पानी, पशु व ईंधन, पशुओं के लिए चारा व ईंधन, सड़क पुलिया का निर्माण करवा सकते हैं, विद्युत जो बिजली आती है उसका वितरण यानी विभाजन किस प्रकार से होगा वो कर सकते हैं, ऊर्जा के स्रोत वो लगा सकते हैं, गरीबी को हटाने का यानी उन्मूलन का कार्य इसके अंदर शामिल है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का कार्य है, यांत्रिक परीक्षण का है, प्रौढ़ शिक्षा का भी वर्णन इसमें कार्य जोड़ा गया है, पुस्तकालय का भी एक काम है जो ग्राम पंचायत करवा सकती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकती है, मेले व बाज़ार का आयोजन करवाती है और वहाँ से वो कर या कोई भी शुल्क जो है लगा के अपनी आय को बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थाएं हैं उनको खोल सकती हैं, पारिवारिक समृद्धि के लिए काम करती है, महिला व बाल विकास के लिए काम करती है, सामाजिक स्थिति समृद्धि यानी समाज जो है वो समृद्ध रहे इसका काम भी उनके जिम्मे लगाया गया है, कमज़ोर वर्ग की समृद्धि, जो वर्ग कमज़ोर है उसकी समृद्धि के लिए भी लोक नियोजन पद्धति के बारे में भी जो काम होते हैं वो दिए गए हैं, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, जो संपत्ति होती है जैसे स्कूल बना हुआ है गांव के अंदर तो उसकी देखरेख है वो पंचायत के हिस्से होती है, कोई हॉस्पिटल बना है, कोई बैंक बना है, तो ये सब जो है वो पंचायती राज से संबंधित जो एक रूपरेखा है वो हमने पढ़ी। कल हम जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 है उसके अंदर कितने भाग हैं, कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर के अंदर ग्राम पंचायत है, कौन से में ब्लॉक समिति है, कौन से के अंदर जिला परिषद है, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।